होम्योपैथी में ये सेकंड लेक्चर था कल हम लोगों का इवोल्यूशन ऑफ रिपोर्टरी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टरी इन होम्योपैथी। कल हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। अब आज इसी क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शंस टू थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स। आप सभी जानते हैं होम्योपैथी का जो मूल हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट का जो रहा है वह थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स ही रहा है, और रिपोर्टरी का आधार, फंडामेंटल जिसको हम लोग कहते हैं, वह रिपोर्टरी का आधार रहा है। स्क्रीन पर जो एक चेहरा आप देख रहे होंगे, एक आदमी खड़ा है और उसकी एक परछाई है। मुझे यह स्क्रीन पर इस चेहरे, इस फोटो को देने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, जब हम लोग टोटलिटी डिसाइड करते हैं तो टोटलिटी को होना चाहिए एक शैडो के जैसा होना चाहिए, माने कि जो आदमी में है वही आपको परछाई में दिखनी चाहिए, परछाई के जैसा। सो टोटलिटी इज लाइक ए शैडो, है ना। टोटलिटी इज लाइक शैडो फॉर द सिमिलिमम ऑफ फॉर ए मेडिसिन। तो दवा का टोटलिटी और रोगी का टोटलिटी दोनों मैच करता है, उसी को सिमिलिमम बोला जाता है। और इसी सिमिलिमम को मेन कॉन्सेप्ट, मेन मुख्य बात को ध्यान में रख करके डॉक्टर बॉनिगिसेंस ने जो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का रचना किया है, वह हम लोगों का रिपोर्टरी का एक आधारशिला माना जाता है। आप सभी जानते हैं डॉक्टर बॉनिगिसेंस के विषय में। इनका पूरा नाम रहा है बैरन क्लेमेंस मारिया फ्रोजोन बॉनिगिसेंस। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बैरन क्लेमेंस मार्टिया फ्रोजेवॉन बॉनिगिसेंस। इन्होंने ये नीदरलैंड में, वेस्ट जर्मनी के नीदरलैंड भाग में जन्म लिया था 1785 में, और इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं होम्योपैथी के फील्ड में, और इन्हें माना जाता है कि ये फादर ऑफ होम्योपैथिक रिपोर्टरी हैं। ही वॉज ऑल्सो क्लोज टच विद द हेनीमैन अंटिल द क्लोज ऑफ द हेनीमैन लाइफ। हेनीमैन के संपर्क में आने के बाद में उनके मृत्यु तक, उनके अंतिम समय तक ये हेनीमैन के टच में रहे हैं। और सभी पुस्तकों में जो जितना भी इनके पब्लिकेशंस इनके हुए हैं, उसमें थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का सबसे प्रमुख स्थान रहा है। ये 1846 में ये थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स पब्लिश हुआ था। जैसा कि हमने पिछले बार भी बताया था कि 1846 में यह रिपोर्टरी बना, जो कि रिपोर्टरी के प्रिंसिपल का, सिद्धांत का एक आधारशिला माना जाता है। यह जो किताब है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स, ये 4 किताबों का सम्मिश्रण है। इसमें पहला किताब है एंटीसोरिक रेमेडी, जो कि उन्हीं का है, 1832 में पब्लिश हुआ था। फिर रिपोर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, जो कि 1835 में हुआ था। और फिर किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन 1836 में। तो ये सभी मिल करके आपको थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का आधार बनता है। एंटीसोरिक रेमेडी, सोरिक रेमेडी और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी, ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो इस तीनों का सम्मिश्रण को हम लोग ये चौथा किताब के रूप में देखते हैं थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के। ये जो मूल पुस्तक है वह जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसे फिर ट्रांसलेशन किया गया था इंग्लिश में, लेकिन किसने किया था आज भी मतभेद है। और उसके तुरंत बाद हेम्फेल ने भी ट्रांसलेट किया इस किताबों को, और लिटरेचर वाज हैंडेड बाय ओकी, CM बोगर, TF एलन एंड लास्टली एडिटेड बाय H.A. रॉबर्ट एंड एनी विल्सन। After his death, TF एलन added sides of the body 1853 to this text. शरीर का जो साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इसको ऐड किया था डॉक्टर बॉनिगिसेंस के डेथ के बाद में TF एलन ने। TF एलन ने इसके बाद में बहुत सारे इसमें जोड़ भी किए और कुछ घटाए भी। और he added the side of the body and 120 remedies and deleted 4 remedies. 120 दवा को इन्होंने ऐड किया था और 4 दवा को घटाया था। तो 126 पहले था, 4 इन्होंने घटाया और 220 इसमें ऐड किया, तो 342 मेडिसिन इसके अंदर में है। ये दिस इज नोन एज TF एलन बॉनिगिसेंस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स बिकॉज he has left more lasting impression upon it, है ना। इनके कारण ये काफ़ी समय तक लोगों को आकर्षित करता रहा है, और इसी के कारण से इसे हम लोग इसको
फंडामेंटल बुक मानते हैं। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का जो आधार है, ये 3 मुख्य आधार है: डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब सभी लोग समझते हैं सिम्टम्स का, जो मुख्य लक्षण के साथ में जो लक्षण आता है, मुख्य लक्षण के साथ में आने वाले लक्षण को हम लोग कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स कहते हैं। और इस कॉन्कॉमिटेंट का इन्होंने प्राथमिकता इस रिपोर्टरी में दिया है। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशन, सभी चीज को, सभी लोकल सिम्टम्स को, पर्टिकुलर सिम्टम्स को जनरलाइज किया है। और एनालॉजी, समानता के आधार पर इन्होंने रिपोर्टरी का लक्षणों को इसमें ऐड किया है। जो नहीं है उसको उसके मान करके समानता, ये 3 मुख्य आधार है इस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी किसको कहते हैं? सिम्टम्स विच आर एग्जिस्ट इन एन इनकम्प्लीट स्टेट, जो अधूरा है, लक्षण जो अधूरा है और वो उसको पूरा करने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी के तहत कहते हैं। जैसे इट इज नॉट पॉसिबल बाय क्वेश्चनिंग ए पेशेंट टू डिसाइड व्हाट एग्रवेट और एम्यूलेट ए पर्टिकुलर सिम्टम्स, है ना। अगर आप सभी केसेस में आप देखते हैं कि एग्रीवेशन एम्यूलेशन नहीं बता पाता है, तो और कहीं किसी एक लक्षण पर वह बताता है, तो कहते हैं कि चूंकि यह एक लक्षण पर एक जगह पर है तो यह उस जगह भी लागू होगा। मान लीजिए कि पैर का दर्द जो है तो ठंडा से आराम मिलता है और उस आदमी को पेट में भी दर्द हो रहा है, तो यह मान करके चला जाता है कि ठंडा उसका जो है सो गर्म से भी, ठंडा से आराम उसका पेट का दर्द को भी मिलेगा। इसको कहा जाता है रेड थ्रेड इन द कॉरेज ऑफ ब्रिटिश नेवी। ब्रिटिश नेवी में भी इस आधार पर ही किया जाता था और इसीलिए इसको पर्टिकुलर सिम्टम्स को इसके आधार एप्लीकेशन सिस्टम को कहा जाता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलिमम which the homeopathic prescriber seeks are both based on the doctrine of analogy। हम लोग रोगी से और जो सिमिलरिटी की बात करते हैं वो सब एनालॉजीज मिलाते हैं, इसका लक्षण इससे मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि यह है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज जो है सो आपका आधार बनता है, ठीक है ना। तो ये इन रियलिटी पेशेंट इज नॉट एक्सप्रेसिंग मेनी सिम्टम्स, है ना। सच्चाई यह है कि सभी लक्षण बता, लेकिन ओनली पार्ट ऑफ वेरी फ्यू कंप्लीट सिम्टम्स, बहुत कम ही होता है जिसको कि हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो डॉक्टर बॉनिगिसन ने अपने थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को इस प्रकार डिजाइन किया है कि आप इनकम्प्लीट सिम्टम्स को कंप्लीट कर सके, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग के सिम्टम्स को मिला करके आप सिम्टम्स को कंप्लीट कर सके, क्योंकि बिना कंप्लीट सिम्टम्स के दवा का प्रिस्क्राइब करना उचित नहीं होता है। ये डॉक्टर हैनीमैन की मान्यता थी। सिम्टम्स, कंप्लीट सिम्टम्स को ही सिम्टम्स कहते हैं, अधूरे सिम्टम्स को सिम्टम्स नहीं माना जाता है। आज भी नहीं मानते हैं, पहले भी नहीं माना जाता था। परसेप्टेबल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, है ना, लक्षण का जो महसूस किया जाने वाला, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स को पेशेंट महसूस करता है, बहुत सारे सिम्टम्स को महसूस नहीं करता है। किसी सिम्टम्स का आधा भाग एक जगह पर महसूस करता है, आधा भाग दूसरे जगह पर महसूस करता है। तो आप जब तक उसमें जोड़ने की कला को नहीं जानेंगे, उसको एक साथ यूनिफाई करने की कला को नहीं जानेंगे, तो वह आपका सिम्टम्स कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन बॉनिगिसन ने डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को लाया कि एनालॉजी के आधार पर एक लक्षण को दूसरे लक्षण के साथ में जोड़ करके आप सिम्टम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यह एक आर्टिस्टिक एप्लीकेशन टू कंप्लीट द सिम्टम्स, माने एक व्यवहारिक और कलात्मक तरीका हुआ जिसके आधार पर आप लक्षण को कंप्लीट कर सकते हैं, टिपिकल फॉर्म बना सकते हैं। बॉनिगिसन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स ने, बॉनिगिसन का 2 बात था। द सिम्टम्स ऑफ द मेट्रिया मेडिका, जो कि कहा कि 2 फॉर्म में कह सकते हैं, एक प्राइमरी सिम्टम्स होता है, एक सेकेंडरी सिम्टम्स होता है। प्राइमरी सिम्टम्स उसको कहते हैं जो कि तुरंत अपने आप उपलब्ध होता है, और उसके प्रतिक्रिया में जो सिम्टम्स उपलब्ध होता है उसे हम लोग सेकेंडरी सिम्टम्स कहते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स बेसिकली आपको
ये प्राइमरी सिम्टम्स जो है सो बेसिकली आपको जैसे प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शंस ऑर्गेनल में आपने पढ़ा है, प्राइमरी एक्शंस एंड सेकेंडरी एक्शंस। तो सेकेंडरी एक्शंस होता है बाद में आता है और प्राइमरी सिम्टम्स पहले आता है। तो डॉक्टर बॉनिगसेंस ने कहा कि इस प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शंस के कारण भी बहुत से सिम्टम्स जो हैं सो अधूरे रह जाते हैं और इनको पूरा करने के लिए आपको सिम्टोमेटोलॉजी की इस तरह से एनालॉजी का व्यवहार करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि अगर इसको नहीं अपनाएंगे तो हमें सिम्टम्स को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी रोगी आपका जो व्यवहारिक तौर पर हम लोगों के क्लिनिक में आता है, हमेशा कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन सभी केस में अगर आप चाहिएगा कि आपको कंप्लीट सिम्टम्स मिल जाए तो वह संभव नहीं हो पाता है। तो यह व्यवहारिकता है ना। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है? डॉक्टर हैनीमैन का कंप्लीट टीचिंग, जो हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनल में कहा है, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेचर, इट इज मैन हु इज सिक, नॉट हिज पार्ट्स, नॉट हिज ऑर्गन। वह मनुष्य बीमार है, उसका शरीर बीमार नहीं है, उसका ये नहीं कोई नहीं है, वह मनुष्य को ही पहले इसमें खोजो। यही टोटल फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है इस पुस्तक का। टोटलिटी वॉज नॉट ओनली द सम टोटल ऑफ द सिम्टम्स। अब टोटलिटी के विषय में ये कहते हैं, खाली 2-2-4 करके जो आप कहते हैं कि ये अगर 8 सिम्टम्स हो गया, 10 सिम्टम्स हो गया, ये नंबरों में यह काउंट नहीं किया जा सकता है। इसे भावना होती है, सिम्टम्स का भावना होता है, जो कि आपको समझ में आ जाता है, सेंस बनता है, उससे कंप्लीट आपके दिमाग में एक पिक्चर स्थापित हो जाता है। उसको टोटलिटी डॉक्टर बॉनिगसेंस ने कहा कि इट नॉट कि, और यह तभी संभव हो सकता है जबकि आपके पास में ग्रैंड जनरलाइजेशंस किया जाए, जनरलाइजेशंस भी है। और जनरलाइजेशंस करने के लिए हमारे पास में 3 भाग हैं, एक लोकेशन है, सेंसेशन है और मॉडलिटी है। जनरलाइज करने के लिए आपको और कोई आधार हमारे सामने में नहीं मिलता है। अगर किसी रोगी को व्याख्या करनी हो तो उसके लिए हमें लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज को लेकर के ही हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और इसीलिए कंप्लीट सिम्टम्स का होना बहुत ही आवश्यक है। और इस बात को डॉक्टर हैनीमैन ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कंप्लीट सिम्टम्स इज द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, एंड ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करेगा। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के पास में आपको ले जाएगा, यानी कि आप रोगी को पहचानने लगिएगा। एक ऐसा रोगी, लोग कहते हैं ना, ऐसा रोगी जो ठंडा से बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये उसकी एक पहचान बनती है ना। पैर ठंडा से अच्छा नहीं लगता, ये पहचान नहीं बनती। रोगी को ठंडा से अच्छा नहीं लगता है, रोगी बड़ा जिद्दी है ना, रोगी बड़ा डरपोक है, रोगी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, उसकी पहचान बनती है इससे। तो जिस लक्षण से पहचान बन जाए वह जनरल सिम्टम्स से ही बनता है, और जनरल सिम्टम्स का पहचान जो है सो एक इम्पॉर्टेंट पहचान होता है। डॉक्टर बॉनिगसेंस ने इस बात को प्रैक्टिकल रैप ऑफ द फैब्रिक, है ना, रैप ऑफ द फैब्रिक मतलब कवर, कपड़ा का ढकना, है ना। कहा कि क्रॉनिक केसेस होते हैं, उसमें इतने सारे कपड़े पहने हुए होते हैं, जैसे हम लोग अगर कपड़े पहने होते हैं तो हमारे भीतर में क्या है हम नहीं देख पाते हैं। तो अट्रैक्शन, अपने आप को आकर्षित करने के लिए हम लोग तरह तरह का रूप धारण करते हैं। हम लोग अपना बाल को संवारते हैं, अपने पैर को संवारते हैं, सारा चीज को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो कहा कि ये लक्षणों से आपको दवा नहीं मिल सकती है, इन लक्षणों से दवा नहीं मिल सकती। दवा तो तब मिलेगी जबकि आप भीतर की चीज को, असलियत को देखिएगा। इसलिए जो ढका हुआ है उसको खोलने की जरूरत है, और वह क्रॉनिक डिजीज के, क्रॉनिक केसेस के सिम्टम्स के लिए आपके लिए आवश्यक है। रैपिंग द फैब्रिक, है ना, अनरैपिंग द फैब्रिक। तो कपड़ों से ढका हुआ शरीर नहीं चाहिए, मुझे नंगा शरीर चाहिए, नंगा जीवन चाहिए, जो बिना कवर का हो, बिना कोई बाहरी आवरण का हो। ऐसे तस्वीर, इसी तस्वीर को ओरिजिनल तस्वीर कहा जाता है। और कवर से ढक करके कभी आप लाल कपड़ा पहनते हैं, कभी पीला कपड़ा पहनते हैं, कभी ये फुल पैंट पहनते हैं, कभी हाफ शर्ट पहनते हैं, कभी टी शर्ट पहनते हैं। दिस इज नॉट द, ये चेंजेबल है, ये परिवर्तन होता रहेगा, कपड़ा फट जाएगा, चला जाएगा, लेकिन उस शरीर का जो आरूप है वह वही जो है, जो आधार आपका फाउंडेशन स्टोन बनता है दवा के चुनाव करने के लिए। और
जो लीडिंग सिम्टम्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर कुछ नहीं होता है। जो लीडिंग सिम्टम होगा वह सारी चीज को इंडिकेट करेगा, है ना। बहुत सारे, अगर सेरिब्रल कॉन्जेशंस है, लिवर में इन्फ्लामेशन है, ये तो एक आप देखने नहीं जाइएगा ना, सेरिब्रल कॉन्जेशंस को नहीं देखिएगा, लिवर कॉन्जेशंस को नहीं देखिएगा, इन्फ्लामेशन को नहीं देखिएगा। आप देखिएगा क्या देखते हैं, उसके लक्षण के, जो कि जनरली पेशेंट फील कर रहा है। तो उसको जब ट्रांसलेट करिएगा तो आपको पता चल जाता है कि लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, कार्डियक इन्फ्लामेशन हो रहा है, या क्या हो रहा है। यानी कि जो बाह्य दृश्य है, जो उसका व्यवहार है, उसका शरीर का हरकत है, उसका जो लीडिंग सिम्टम्स उसी को कहते हैं। ये तो इन्फ्लामेशन जो है सो उसका मूलभूत बन जाता है। और कंप्लीट सिम्टम्स की बात जो कही गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो मैंने आपको भी बताया। बॉनी-विसेंस इज द प्लान ऑफ द रिपर्टरी, जहाँ की वैल्यू ऑफ द कंप्लीट सिम्टम्स को मूल आधार बनाया गया है। और इसमें इन्होंने चौथा अंग जोड़ दिया है, वह उसको हम लोग कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स कहते हैं। द वर्ड कॉन्कॉमिटेंट मीन का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग टुगेदर, साथ में है या साथ साथ आया है या उसके सहायक के रूप में आया है। तीन बात है, एग्जिस्टिंग पहले से है, उसके बाद में साथ साथ आया है, और तीसरा अर्थ होता है सहायक के रूप में आया है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और ये सभी अनरीजनेबल अटेंडेंस होना चाहिए। अनरीजनेबल बिना मतलब का, है ना। कोई आदमी है, उसके साथ में कोई चल रहा है, लेकिन मेरे आदमी को पता नहीं है कि मेरे साथ क्यों चल रहा है। तो ये अनरीजनेबल अटेंडेंस नहीं चाहिए, और इसलिए रीजनेबल अटेंडेंस वाले को हम लोग साथ साथ नहीं कहते। अनरीजनेबल अटेंडेंस को हम लोग कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स के अंदर में लेते हैं। द नाउन मीन्स अटेंडिंग circumstances. One could prescribe successfully upon the symptoms by following the plan laid down in the pocket book, है ना। कहा कि इसके पॉकेट बुक्स में जो प्लान है, अगर इसको आप फॉलो करिएगा तो आपको आसानी से मिल जा सकता है। और इस रिपोर्टरी का जो कंस्ट्रक्शन है इसका, वह बहुत इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि टाइप, साइज, सिम्टम्स, रूब्रिक्स सभी को हम लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इन एलेन एडिशंस, जो लास्ट के एडिशंस है, उसमें 5 टाइप में आपको लेटर दवा मिलेंगे। पहला जो है सो कैपिटल, जिसको कैपिटल लेटर में लिखा है उसको 5 नंबर दिया जाता है। बोल्ड फेस में लिखा हुआ उसको 4 नंबर दिया जाता है। इटैलिक स्पेस में दिया जाता है उसे 3 नंबर दिया जाता है। रोमन में जो लिखा जाता है और उसको 2 नंबर दिया था। और रोमन को पैरेंथेसिस, मतलब कि उसको घेर करके रखा गया, उसको 1 नंबर दिया गया। ये 5वां जो है सो सबसे नीचे स्तर का है। ये डाउटफुल रेमेडी है, माने कि इसमें है भी नहीं है, इसका सर्टेनिटी उसको उस समय में नहीं हो पाया था। इसीलिए डॉक्टर बॉनी-विसेंस ने इसको 5 ग्रेडिंग में किया। एक 5वां जो है सो सब, जो 5 नंबर जिसको दिया गया कैपिटल, वो सब लोगों ने उसको मान्यता किया, उसका रिकॉग्निशन पूरा हुआ। चौथा जिसको है उसका भी रिकॉग्निशन बहुत हो चुका है, लेकिन सभी 1-2 आदमी अभी मतभेद है। तीसरा जो है सो क्लिनिकल प्रूविंग में, ड्रग प्रूविंग में आया था, क्लिनिकल प्रूविंग में सभी जगह पर नहीं आया है। रोमन में जो लिखा हुआ है वह ड्रग प्रूविंग में देखा गया है, लेकिन क्लिनिकल प्रूविंग में वह नहीं देखा गया है। कहा कि प्लान कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, जिसको कि आप सभी जगह पर आप इस्तेमाल कर सके। प्लान आपका रिपोर्टरी का प्लान जो है तो एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसे आप सभी जगह पर इस्तेमाल कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे पास में रोगी तो अलग अलग तरह के आएंगे, इसलिए अलग अलग तरह के रोगी को एक जैसा दिखलाने के लिए हमें व्यवहार करना है, और इसके लिए यह आवश्यक होगा। ठीक है ना। बॉनी-विसेंस को कहा जाता है सेज ऑफ मिनिस्टर, एक साधु महात्मा के रूप में माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो रचना किया, इन्होंने साइलेंटली, देखिएगा हैनीमैन का प्रचार काफी हुआ, केंट का प्रचार काफी हुआ, लेकिन बॉनी-विसेंस का प्रचार काफी नहीं हुआ। तो ये शांत सेल्फलेस वर्कर रहे हैं होम्योपैथी के। और इन्होंने जो कहा जाता है एनोनिमस पर्सन मेड दिस बुक टू द इंग्लिश फर्स्ट एडिशन। किसने किया ये आज तक पता नहीं है, और ये सिर्फ
बॉर्निफिकेशंस को भी नहीं पता है कि किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसके 7 पार्ट हैं इन अर्ली एडिशंस। माइंड, पहला माइंड है, दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी है ऑर्गन, तीसरा में सेंसेशन है, सेंसेशन के भी कई एक भाग हैं, जनरल है, ग्लैंड का है, बोन का है, स्किन का है, चौथा जो है सो स्लीप एंड ड्रीम्स है, और पांचवा फीवर है, उसका सर्कुलर, छठा है अल्टरनेशन एंड द स्टेट ऑफ द हेल्थ, जिसको कि एग्रीवेशन सैमुलेशन कहते हैं, और सातवां भाग को हम लोग रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज कहते हैं। तो ये पूरे चैप्टर जो है तो 7 चैप्टर में बटा हुआ है, ठीक है ना। माइंड चैप्टर जो है सो बहुत ही कम रूब्रिक्स है, केवल 18 रूब्रिक्स माइंड सेक्शन में है, 18 रूब्रिक्स इंटेलेक्ट का है, और 17 रूब्रिक्स जो है सो आपका एग्रीवेशन एंड एमुलेशन ऑफ द मेंटल इमोशनल एक्साइटमेंट का है। सबसे छोटा चैप्टर इस रिपोर्टरी का है, 18 और 17 रूब्रिक्स को लेकर के ये आपका ये माइंड चैप्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ द होल मैन, ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, मेंटल को बहुत कम इम्पोर्टेंस क्यों दिया? डॉक्टर हेरिमन बॉनिफेस ने मेंटल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि इसका मेंटल का इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ताकि मेंटल को आप हथियार के रूप में यूज करो, अपना अंतिम हथियार के रूप में यूज करो, क्योंकि यही आपको मानसिकता के आधार पर ही लोगों को एक दूसरे से आप पृथक कर पाओगे, अलग कर पाओगे, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द बॉडी का भी जो रचना किया गया है उसमें हर एक पार्ट का है 24 से लेकर के 142 पेज में तक में है। ये एनाटॉमिकल स्कीमा को, हेनिमन का जो एनाटॉमिकल स्कीमा है उसको फॉलो किया गया, जैसे इसमें इंटरनल हेड से एक्सटर्नल हेड, साइड ऑफ द हेड, ये 3 भाग में है। आई है, वेरियस लोकेशन ऑफ आई, फिर विजन है, फेस है, ऐसे करके आप देखिएगा, एब्डोमेन, फ्लैचुलेंस, स्टूल, यूरिनरी ऑर्गन, यूरिन, सेक्सुअल ऑर्गन, मेंस्ट्रुएशन, लिकोरिया, रेस्पिरेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन, एयर पैसेजेज, और ये सभी चैप्टर का जो है तो अलग अलग पार्ट का यहाँ पर ये एनाटॉमिकल ऑर्डर है खाली, है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी है। यहाँ पर आपको क्या कष्ट हो रहा है, इंटरनल हेड में क्या कष्ट हो रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, खाली इंटरनल हेड और दवा का नाम, एक्सटर्नल हेड दवा का नाम, साइड ऑफ द हेड दवा का नाम, उसी तरह से विजन दवा का नाम, है ना। ये लोकेशंस की बात की गई। उसके बाद में आता है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स। तो इसमें सेंसेशन माने किस तरह का है ना, सब्जेक्टिव में ठंडा लग, ये जल रहा है, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ द सब्जेक्टिव सिम्टम्स, कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये 3 जगह पर 3 भागों में सेंसेशन को, सब्जेक्टिव जो पेशेंट महसूस कर रहा है उसके कंडीशंस, रोग के कंडीशंस की बात की गई, और कुछ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कहीं कहीं पर दिया गया है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स कहते हैं डिजायर फॉर ओपन एयर, डिजायर, इंटॉलरेंस फॉर द क्लोथिंग, ये सब सब्जेक्टिव सिम्टम्स में आया। सिम्टम्स ऑफ द डायरेक्शंस, जैसे दायां से बायां की ओर, लेफ्ट साइड में, बायां साइड में, क्रॉस वाइज, ये सब आपको जनरलाइजेशन ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में आया, लेकिन ये सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ। सिम्टम्स कवरिंग द कंप्लेंट्स, कुछ सिम्टम्स जो है सो कंप्लेंट्स को कवर करता है, जैसे एपोप्लेक्सी, कंजम्पशन, कन्वल्सन्स, ड्रॉप्सी, इमेसिएशन, ये सब आपको इस चैप्टर में मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में हो गया ब्लैकनेस, उसका कलर, कैर्फोल्जिया, क्लमजीनेस, क्रैकिंग ऑफ द जॉइंट, साइनोसिस, ये सब देख करके आप पहचान सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव। ये सेंसेशन पार्ट में, तो सेंसेशन में 2 भाग हो गया, सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स को जो आप देखे, आपने देखा, महसूस, पेशेंट ने जो महसूस किया वो, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को आपने जो ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। इसके बाद में चैप्टर जो है तो फीवर का चैप्टर है, इसमें 7 सब सेक्शन है इसके अंदर में फीवर में, और फीवर का बड़ा अच्छा डायग्नोसिस होता है। हम लोग फीवर को अलग से फिर पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो हम लोग को और विशेष जानकारी मिलेगा इसमें। फीवर का जो आउटलाइन है वह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इसके अंदर में, कोल्ड स्टेज, कोल्डनेस, हीट, पर्सपिरेशन, कंपाउंड फीवर एंड कॉन्कॉमिटेंट, फीवर के साथ में आया हुआ कम। ये बड़ा 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह आपको आज के समय में जब भी आप पैंडेमिक सिचुएशंस में देख रहे हैं, वहां पर यह रूब्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फीवर फर्स्ट डिवीजन, एनीमिया, कॉन्जेशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव,
ब्लड वेसल्स का फर्स्ट डिवीजन में। सेकेंड में क्या है, कोल्ड स्टेज है, चिली स्टेज और ठंडा चिलीनेस, ये सब आता है। उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ को रिवर्स किया गया है। और फीवर में सर्कुलेशन, चिलीनेस, हीट, कोल्डनेस इन जनरल विथ शिवरिंग एंड स्वेटिंग इन जनरल रखा गया है अभी वर्तमान में। रूब्रिक्स डिवोटेड टू द पर्सपिरेशंस, और पर्सपिरेशंस का भी इसके अंदर में दिया गया है इस कंपाउंड फीवर के साथ में, ठीक है ना। ठीक है, सेवेंथ सेक्शन इज द कॉन्कॉमिटेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसके आधार पर डॉक्टर बॉनीग्रेसन को बहुत इम्पोर्टेंट ये माना गया, क्योंकि ड्यूरिंग फीवर आपको और क्या हो रहा है, ड्यूरिंग आफ्टर फीवर क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट फिनोमेना होता है जो कि कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स का पार्ट होता है। फिर एग्रेवेशंस एंड एम्यूरेशंस की बात की गई है ना। ये बहुत सारे सिचुएशंस को लेकर के, टाइम को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के एग्रेवेशंस एम्यूरेशंस है ना। ये बहुत सारे सिचुएशंस इसके अंदर में डाले गए हैं। लास्ट चैप्टर आता है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। ये 1836 में जो उन्होंने अपना ये किया था, दवाओं का आपसी संबंध होता है। मान लीजिए कि कोई दवा का आप सिलेक्शन में आप फंस गए हैं, तो इस रिलेशनशिप के आधार पर आप राइट मेडिसिन पर पहुंच सकते हैं। यह एक तरीका है, जब आप 2 या 3 दवा के बीच में अटके हुए होते हैं तो रिलेशनशिप के आधार पर आप दवा के, और डॉक्टर बॉनीग्रेसन का ये मानना था सभी दवा का एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है किसी न किसी हालत में, है ना। जैसे अगर आप जोड़ते हैं, फास्फोरस एक दवा है तो फास्फोरस का एक एलिमेंट है, लेकिन सिपिया क्या है, सिपिया एक एनिमल किंगडम का है जो मछली के जैसा होता है, जीव कटल फिश है। तो सिपिया के अंदर में भी फास्फोरस होता है उसके हेड में, तो सिपिया के कुछ लक्षण फास्फोरस के लक्षण से मिलते हैं। फिर आप ग्रुप रेमेडीज जब आप पढ़ते हैं, नेट्रम ग्रुप ऑफ मेडिसिन, तो नेट्रम में सारे नेट्रम के सिम्टम्स सभी में होंगे और थोड़ा सा सिम्टम्स अलग होगा। तो ये रिलेशनशिप के आधार पर आप ग्रुप रेमेडीज का अध्ययन कर सकते हैं, और ग्रुप रेमेडीज के अध्ययन करने से रोगी को एनालिसिस करने में, जहां आप 2-3 दवा का ये वर्णन करना हो तो उसमें कर सकते हैं। इसके अंदर में जो चैप्टर बने हुए हैं ग्रुप रेमेडीज में, ये रिलेशनशिप में, इसको भी चैप्टर वाइज, माइंड का रिलेशनशिप, माइंड के हर एक दवा का, जैसे बेलाडोना है तो उसका किस दवा के साथ में मेंटल रिलेशनशिप है, लोकेशन के आधार पर किसके दवा के साथ में रिलेशन है, सिफेसिन, ये हर एक दवा का ये 12 पैटर्न में आपको दिया गया है। और आप देखते हैं ईच रूब्रिक्स इन दिस चैप्टर इस रूब्रिक्स में हर एक चैप्टर हेडिंग के साथ में दिया गया है, 2-3 एडिशनल रूब्रिक्स सभी के साथ में दिए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो ये हम लोगों का जो अध्ययन है, इस आधार पर हम लोग इस रिपोर्टरी को हम लोग, मैंने एक मोटी मैंने आपको इनका प्लान बताया आज आपको। इसका फिर एक एक चैप्टर को भी हम लोग पढ़ते रहेंगे थ्योरेटिकल क्लास में, और फिर इसके आधार पर हम लोग इसका क्लिनिकल केसेस हम लोग इसके साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये लेक्चर मेरा ये जो है आपका प्रेजेंटेशंस मेरा खत्म होता है। आप लोग अभी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, है ना। आप सवाल करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपको कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तो अभी हम लोगों के पास में 10 मिनट का समय है, हम लोग इसको पूछ कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आशीष।